हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। जीकर के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हूं। तो एपिसोड 6 की शुरुआत में मार्शल आर्ट कंपटीशन वाले दिन का सीन होता है। ये मार्शल आर्ट्स वाला कंपटीशन जेई फैमिली के बैकग्राउंड में होने वाला है, जहां पर एरिना सजा होता है और सारे के सारे मास्टर्स वहीं पर आसपास बैठे होते हैं उस कंपटीशन को देखने के लिए। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी जनता आई होती है इस कंपटीशन को देखने के लिए, जबकि जी फैमिली के सारे एल्डर ऊपर एक ऊंची जगह पर बैठकर इस कंपटीशन को देख रहे हैं। और इस मार्शल आर्ट्स के कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक जो भी इस मार्शल आर्ट्स से कंपटीशन को जीतेगा उसे रेड सन सेक्टर को ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वो रेड सन सेक्टर का आउटर डिसाइपल बन सकता है। ग्रैंडपा अपने उस कजिन ब्रदर से कहते हैं, हमारी फैमिली में मेरे दो पोते बहुत ज्यादा जीनियस हैं। यांग और जियांग दोनों में इतनी ज्यादा कैपेबिलिटीज है कि वो रेड सन सेक्टर के आउटर डिसाइपल बन सकते हैं। ग्रैंडफादर के जो कजिन ब्रदर हैं उनका अपना भी एक बेटा है जिसका नाम जीज यांग है। ये जीज यांग रेड सन सेक्टर का इनर डिसाइपल है, जबकि इस कंपटीशन को जीतने वाला जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा वो आउटर डिसाइपल बनेगा। कजिन ब्रदर में भाई से कहते हैं, हमारी फैमिली से टोटल 13 आउटर डिसाइपल्स हैं, जबकि एक इनर डिसाइपल है। अगर हम इस बार एक और इनर डिसाइपल मिल जाता है तो हमारा रेड सन सेक्टर में हाथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं, हम लोग वो फैमिली से काफी ज्यादा पीछे हैं। हालांकि हान यू वो भी एक सेक्टर के आउटर डिसाइपल हैं। अंकल वो भी उसके पास ही खड़े होते हैं। वो ग्रैंडफादर से कहते हैं, अंकल वंशेन, आप तो बस ऐसी हमारी तारीफ किए जा रहे हैं, मेरी बेटी में इतना कुछ खास नहीं है। ये तो बस की किस्मत अच्छी सी जो ये रेड सन सेक्टर की एक आउटर डिसाइपल बन सकी है। और ये बात इस कंपटीशन को जज करने के लिए रेड सन सेक्टर से भी 2 डिसाइपल आने वाले हैं। वो सारे टूर्नामेंट को जज करेंगे। जो भी डिसाइपल जीतेगा उसको एक टोकन देकर जाएंगे। जैसे ही वो लोग वहां पर आते हैं वो सारे लोग उठकर खड़े हो जाते हैं। वो दोनों डिसाइपल वहां पर आते हैं, उन सबसे कहते हैं, आप सब लोगों को इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी जगह पर बैठ जाएं। हम लोग यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। जल्दी से इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करें ताकि हम लोग इसको जज करने के बाद यहाँ से जा सकें। हमें एक बहुत ही जरूरी काम करने के लिए वापस जाना है। मास्टर वनशेंग उन सबसे कहते हैं, चलें ठीक है, हम लोग अब इस टूर्नामेंट को स्टार्ट करवा देते हैं। लेकिन साथ ही उन्हें भीड़ में से शोर की आवाज आनी शुरू हो जाती है। वो सारे लोग उस तरफ देखते हैं। मास्टर वनशेंग कहते हैं, आखिर वहां पर क्या हो रहा है। वो सारे लोग कह रहे होते हैं, ये मिंग जीनियस यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो एक लूजर है, इसे यहाँ पर किसने आने दिया। मास्टर वनशेंग अपने एक बंदे से पूछते हैं, वहां पर नीचे क्या हो रहा है। वो लड़का उनसे कहता है, मिंग यहाँ पर आया है, वो भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहता है। ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त मिंग को दिखाते हैं। मिंग सारी भीड़ में से बड़ी शान के साथ चलता हुआ टूर्नामेंट अरीना की तरफ आ रहा होता है। ग्रैंडपा अपने कजिन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो ये तुमने इसको मारा है। मैंने तुम्हें एक मिशन दिया था लेकिन तुमने उस मिशन को फेल कर दिया। तुम तो किसी काम के नहीं निकले। उसका भाई से कहता है, मैंने ये मिशन एक बहुत ही काबिल वॉरियर को दिया था। वो एक केपेबल कल्टिवेटर था। मुझे तो लगा था कि वो इसको मार पाएगा। मुझे तो लगा था कि वो इस काम को पूरा कर लेगा। अब ग्रैंडपा मिंग को यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि वो दोनों मैसेंजर उसे कहते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम लोग अपनी बहस बाद में कर लेना, जल्दी से कंपटीशन को स्टार्ट करो। ग्रैंडपा वहां पर मुझे सभी लोगों से कहते हैं, अब जबकि हम लोग इस कंपटीशन को फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, तो जितने भी ऐसे लड़के जो कि 18 साल से कम उम्र के हैं वो सारे इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। मिंग बीबी अरीना के सेंटर में आ जाता है। वो सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं, ये लूजर यहाँ पर क्या कर रहा है। इसकी तो मेरिडियंस को कट कर दिया गया है, ये तो भी कभी कभी नहीं कर सकता। फिर इसके यहाँ पर आने का क्या फायदा है। क्या ये यहाँ पर मरने के लिए आया है। मिंग सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा अरीना के सेंटर में चला जाता है और उन सब से कहता है, मैं यहाँ पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आया हूं। उसकी ये बात सुनने के बाद जिन चिल्लाकर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहां पर आने की, यहां से दफा हो जाओ, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि ये कंपटीशन किसी लूजर के लिए नहीं है बल्कि ये वॉरियर्स के लिए है। यांग भी उसे कहता है, हां बड़े भाई, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहां से दफा हो जाओ, तुम एक लूजर हो। मिंग यांग को घूर कर देखता है। यांग बहुत ज्यादा डर जाता है और जिंग के पीछे छुप जाता है और उसे कहता है, बड़े भाई ये मुझे घूर कर देख रहा है, प्लीज मुझे इससे बचाओ। मिंग ग्रैंडपा की तरफ देखता है और ग्रैंडपा उसकी तरफ देखने के बाद कहती हैं, ठीक है, मिंग को भी रजिस्टर कर लो, ये इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड है। रजिस्ट्रेशन डेस्क के ऊपर दिखाते हैं, वो मिंग का नाम भी लिख लेते हैं। सब कुछ फाइनल करने के बाद रिसेप्शन डेस्क वाला कहता है, इस बार जी फैमिली से टोटल 38 बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। तो इस कंपटीशन के रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। आपको फाइट करनी है, 1-on-1 फाइट करनी है और जो भी सबसे ज्यादा फाइट्स को जीतेगा यानी एंड तक टिकेगा, सिर्फ वही रेड समन सेक्टर का डिसाइपल बनने के लायक होगा। और यहाँ पर मैच को सिलेक्ट करने के लिए कि आपका ओपोनेंट कौन होगा, अबर पर वो बच्चों को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं और दोनों साइड पर एक बोतल के अंदर उन्होंने लकड़ी के टुकड़े के ऊपर नंबर लिखे होते हैं।
वो लोग लाइंस बनाकर अपने अपने हिस्से की एक एक लकड़ी का टुकड़ा उठाते हैं। मिंग आगे बढ़ता है और उस बास्केट के अंदर से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसके ऊपर नंबर 1 लिखा होता है। जबकि वहीं पर दूसरी साइड पर उनके ओपोनेंट्स की बकेट होती है जिसके अंदर स्टिक्स पड़ी होती हैं। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है चलो फिर देखते हैं अब मेरा ओपोनेंट कौन होने वाला है। जबकि दूसरी तरफ जियांग की बुरी किस्मत, वो भी अपनी स्टिक उठाता है तो उसके ऊपर भी नंबर 1 लिखा होता है। जियांग बहुत ज्यादा डर जाता है। फिर अरीना के सेंटर में जियांग और मिंग एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जियांग बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है। वो कहता है मेरी किस्मत तो बहुत ज्यादा बुरी है, पहले ही राउंड में मेरा सामना मिंग के साथ है, ये तो मुझे मार डालेगा। मिंग हंसते हुए उससे कहता है मुझे तो आज बहुत ज्यादा खुशी मिलने वाली है, चलो जल्दी से आओ और मुझ पर अटैक करो, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। जियांग सोच रहा होता है अगर मैं इससे हार मान लेता हूं तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन अगर मैं इससे फाइट करता हूं तो ये मुझे मार डालेगा और बेइज्जती के साथ जिंदा रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन वहां पर जितने भी देखने वाले होते हैं वो सारे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं मिंग एक लूजर है। जियांग से कह रहे होते हैं मिंग तुम्हारे सामने खड़े होने के लायक नहीं है। जियांग जल्दी से आगे बढ़ो और इसे एक अच्छा सबक सिखाओ, क्योंकि जियांग अपने आप में ही सोच रहा होता है ये सारे लूजर्स, इनको तो इतना नहीं पता कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, ये तो इन सभी को मार सकता है। ग्रैंडफादर भी चिल्ला के जियांग से कहते हैं जियांग चलो जल्दी करो और इस पर अटैक करो, तुम वहां पर डर कर क्यों खड़े हो। तुम्हें इस लूजर से डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारी वजह से ही फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है। जियांग अपने ग्रैंडफादर के ऑर्डर सुनने के बाद और भी ज्यादा घबरा जाता और कहता है अब मैं क्या करूँ, अब मुझे इसके साथ फाइट करना ही पड़ेगी। जियांग कांपती हुई आवाज के साथ मिंग से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आके खड़े होने की, मैं आज तुम्हें बहुत ही पीटने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देख रहा होता है उसी के सामने आंखों के सामने से ही मिंग गायब हो जाता है। देखने वाले सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वो लड़का कहां पर चला गया। मिंग अपनी फ्लैश स्टेप को यूज करते हुए बड़ी स्पीड के साथ उसके सामने आ जाता है और उसे नीचे की तरफ से एक जबरदस्त पंच मारता है। रेड सन से आए हुए दोनों जज भी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक जज कहता है ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा स्पेशल है, हालांकि ये अपनी डिसाइपल ग्रेड की 5th लेवल पर है, लेकिन फिर भी ये अपनी की एनर्जी को रिलीज कर पा रहा है। मुझे लगता है कि अभी अभी इसने एक इल्यूजन स्किल को यूज किया है। दूसरे वाला जज उसे कहता है उसने किसी इल्यूजन मैजिक को यूज नहीं किया, बल्कि उसने वाकई में अपनी की पावर को रिलीज किया है। इसके स्किल को देखने के बाद मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे ये एक लेवल 5 का नहीं बल्कि लेवल 9 का डिसाइपल ग्रेड का है। नेक्स्ट सीन फिर से अरीना का दिखाया जाता है। मिंग उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, जियांग पीछे की तरफ गिरने लगता है। उसी वक्त उसके फादर इरीना में उतर आते हैं और अपने बेटे को गिरने से बचा लेते हैं, लेकिन उनका बेटा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। जियांग के डैड उसे कहते हैं कमीने कहीं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर अटैक करने की, लगता है कि तुम हम लोगों से छुप कर कहीं पर जाकर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करते रहे हो, इसी वजह से तुम इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए आए हो। मिंग उसकी तरफ इशारा करते हुए कहता है बूढ़े खुसट कहीं के, हालांकि तुम मेरे अंकल हो लेकिन फिर भी मैं तुम्हें फाइट करने के लिए चैलेंज जरूर करता, लेकिन इस कॉम्पिटिशन के रूल्स के मुताबिक तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। लेकिन अगर तुम अपने आप को इतना बड़ा बेशरम साबित करो और कहो कि तुम 18 साल से कम उम्र के हो तो फिर मैं तुम्हारे साथ फाइट करने को तैयार हूँ। जियांग के डैड भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, जबकि देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मिंग तो वाकई में जीनियस बन गया है, इसने सिर्फ एक ही पंच को यूज करते हुए जियांग को हरा दिया। ग्रैंडफादर जिन से कहते हैं तुम्हें इस लड़के को हराना ही होगा, अब ये हमारी फैमिली की इज्जत का सवाल है। ग्रैंडफादर अपने पास से एक छोटी बॉटल निकालते हैं जिसके ऊपर रेस लिखा होता है। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तुम्हें रेड सन सेक्टर का आउटसाइकिल बनना ही होगा, इसके लिए तुम्हें सारी कुर्बानियां देनी होंगी। इस बॉटल के अंदर एक रिच पील होती है। यिंग अपने ग्रैंडफादर से कहता है लेकिन ये तो एक रिच पील है, रे पील को खाने से मेरी की पावर ट्रिपल हो जाएगी और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाऊंगा, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है, 15 मिनट के बाद मेरी सारी की सारी मेरिडियंस कट हो जाएंगी और मैं जिंदगी में कभी भी दोबारा कल्टीवेट नहीं कर पाऊंगा। इस तरह तो मैं बिल्कुल एक लूजर बन जाऊंगा, बिल्कुल मिंग की तरह। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से इस रिच पील को खाओ और जाकर उस लड़के को डिस्ट्रॉय कर दो। यिंग आगे बढ़ता है और ग्रैंडफादर के हाथ से उस वॉयलेट बॉटल को ले लेता है और कहता है ठीक है, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगा। यिंग अब काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो मिंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हारी वजह से ग्रैंडफादर ने मुझे फोर्स किया है इस पील को खाने के लिए, हालांकि इस पील को खाने के बाद मैं डिसेबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। हानियों की डेट भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि मिंग इतना ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। हानियों की डैड अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, वो भी उनसे कहती है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये मिंग है, मिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है। हानियों भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे इस लड़के के साथ शादी नहीं करनी, अगर मैं शादी करूंगी तो जी शेंग के साथ करने को तैयार हूं जो कि मिंग के अंकल हैं, लेकिन वो 4 साल पहले फैमिली को छोड़कर एक सेक्टर के आउटर डिसेबल बनने के लिए चले गए थे। हानियों की डैड उससे कहती है बेटा तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें ये इतना ज्यादा वीक लग रहा है, लेकिन ये इतना भी वीक नहीं है, मुझे तो ये लड़का जी शेंग से जरा भी वीक नहीं लगता। हानियों अपने डैड से कहती है नहीं डैड,
ये एक लूजर है, मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी। मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, ये कभी भी जीशैंग से आगे नहीं निकल सकता। हाँ, वो उन दोनों जजेस की तरफ देखती है और कहती है, ये लड़का रेडसन सेक्टर को ज्वाइन करने के सपने देख रहा है, मुझे इसके सपने को पूरा नहीं होने देना। वो कंपटीशन अभी चल रहा होता है। फिर सेकंड राउंड की बारी आती है। बहुत सारे कंपटीटर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जबकि मिंग भी अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है। उन दोनों जजेस की नजर मिंग के ऊपर होती है। एक जज दूसरे को कहता है, ब्रदर होंग, तुम्हें क्या लगता है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है? क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़का इस टूर्नामेंट को जीत पाएगा? हाँ, वो उसे कहता है, हाँ मुझे लगता है ये लड़का काफी ज्यादा टैलेंटेड है, ये इस टूर्नामेंट को जीत सकता है। जबकि हान ऊ भी वहीं पर उन दोनों के पास आ जाती है और अपने चार्म्स को यूज करते हुए उन दोनों को बहलाने की कोशिश करती है। वो उन दोनों से कहती है, मेरा नाम हान ऊ वो है। ब्रदर होंग उसे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? वो उन दोनों से कहती है, ये फैम वाली और हमारी रू फैमिली वाले आपस में पार्टनर्स हैं, मैं यहाँ पर कंपटीशन को देखने के लिए आई हूँ। ब्रदर होंग उसे कहता है, मैंने नोटिस किया है कि तुम इस लड़के को बार बार देख रही हो, क्या तुम इस लड़के को जानती हो? हानि उनको सारी स्टोरी बता देती है कि इसका नाम लिंग है और इसके फादर एक किलर थे। उन्होंने मैपल लीफ सिटी के मास्टर होंग को मारा था, जिसके बाद इसके पेरेंट्स को मार दिया गया। ये भी अपने फादर की तरह बहुत ज्यादा बुरा है। इसने भी अपने क्लैन मेंबर्स के ऊपर अटैक किया और उन्हें बहुत ज्यादा पीटा। ब्रदर होंग उसकी सारी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है, अभी अभी तुमने क्या कहा? क्या इसने मैपल लीफ सिटी के मास्टर होंग को मारा था? इसका मतलब इसके बाप ने मेरी फैमिली के किसी मेंबर को मारा था। मैं भी होंग फैमिली का मेंबर हूँ। हानि उसकी बात सुनने के बाद अंदर से मुस्कुराना शुरू कर देती है, क्योंकि उसकी चाल काम कर रही है। होंग फैमिली से है, लेकिन फिर भी वो उसके सामने नाटक करते हुए कहती है, क्या वाकई में तुम भी होंग फैमिली से हो? इस बारे में नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे सामने ये बात कभी नहीं करती। क्या तुम भी मैपल लीफ सिटी के होंग फैमिली से ताल्लुक रखते हो? वो जज उसे कहता है, नहीं, मैं मैपल लीफ सिटी से नहीं हूँ, बल्कि मैं एंसेस्टर क्लैन से हूँ। मैपल लीफ सिटी वाले भी हमारे बहुत ही खास रिश्तेदार हैं। अगर इसके फादर ने वाकई में हमारी होंग फैमिली के किसी मेंबर को मारा है, फिर तो मैं इस लड़के को नहीं छोड़ने वाला। मैं इस लड़के को अपने हाथों से मार डालूंगा। उसकी ये वाली बात सुनकर लेडी हानियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, इस लड़के को लगता है कि ये रेडसन सेक्टर में ज्वाइन हो सकता है, लेकिन अब तो इसके चांसेस खत्म हो गए हैं। साथ ही नेक्स्ट सीन एरिना का दिखाया जाता है, जहां पर सारे के सारे मैचेस खत्म हो चुके हैं और अब लास्ट मैच की बारी है, जो कि जिंग और मिंग के दरमियान में होने वाला है। वहीं पर एरिना के कॉर्नर पर जिंग को दिखाते हैं, जो कि अपने हाथ में रेज पील को लेकर खड़ा होता है। वो उस रेज पील को खा लेता है। जैसे ही जिंग उस रेज पील को खाता है, उसकी सारी की पावर ट्रिपल हो जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। जिंग एरिना के कॉर्नर से निकलकर बाहर आता है तो देखने वाले सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, आज तो यंग की एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। ये तो पहले के मुकाबले में बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। जिन काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है और साथ ही वो कहता है, मिंग यिंग, आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा पाएगा। जबकि लेडी हानियो भी उसकी तरफ देखकर जल्दी से ये बात समझ जाती है कि इस लड़के ने रैप पिल को खाया है। होंग फैमिली का जज अभी भी मिंग की तारीफ कर रहा होता है और वो कहता है, ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके पास बहुत सारे पोटेंशियल है। मुझे तो यहाँ तक लगता है कि ये रेडसन सेक्टर का आउटर डिसेपल तो क्या, इनर डिसेपल भी बन सकता है, और वो भी कोई आम सा इनर डिसेपल नहीं, बल्कि एक एलिट इनर डिसेपल बन सकता है। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जी फैमिली वाले इसे आगे क्यों नहीं बढ़ने दे रहे। हालांकि इस लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। इस जी फैमिली वालों को इस लड़के से क्या प्रॉब्लम है? लेडी हानी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में ये लड़का एक एलिट डिसेबल बनने के लायक है? और साथ ही यहाँ पर हमें एलिट डिसेबल्स के बारे में बताया जाता है। लेडी हानियो कहती है, रेडसन सेक्टर में 3 तरह के डिसेबल्स होते हैं। एक आउटर डिसेबल्स होते हैं जिनके पास बहुत ही कम इख्तियारात होते हैं, और फिर इनर डिसेबल्स होते हैं जो कि एकेडमी की सारी चीजों को यूज कर सकते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आते हैं एलिट डिसेबल्स। और ये एलिट डिसेबल्स इतने ज्यादा स्पेशल होते हैं, यहाँ तक कि रेडसन सेक्टर के सारे एल्डर्स भी उनके साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। एलिट डिसेबल बनने का मतलब है कि तुम्हारी आगे की जिंदगी बहुत ही आरामदा गुजरने वाली है, तुम्हें कोई भी टेंशन नहीं होगी। लेडी ह्यू जज से कहती है, क्या वाकई में इस लड़के के अंदर एक एलिट डिसेबल बनने की ताकत है? जज होंग उसे कहता है, मैं तो इस लड़के को देखकर ही बता सकता हूं, क्योंकि मैंने कभी भी गलत इवैल्यूएशन नहीं की। मैंने जब भी कभी किसी के बारे में कोई बात की है वो बिल्कुल सही हुई है। लेकिन इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस लड़के ने हमारे ही हंग फैमिली के एक बंदे को मारा है, इसलिए मैं इसे कभी भी यहाँ पर पास नहीं करूंगा। मैं इसे यहीं पर मारने वाला हूं। जैसे ही ये टूर्नामेंट खत्म होगा, ये लड़का मेरे हाथों से मारा जाएगा। लेडी हानी उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है, मैंने तो अपने हाथ से बहुत ही अच्छा मौका गवा दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का कितना ज्यादा स्पेशल है। हालांकि ये लड़का जब हम दोनों पैदा हुए थे, उसी वक्त हम दोनों की फैमिलीज ने हम दोनों की एंगेजमेंट करवा दी थी और हम दोनों की शादी होने वाली है, लेकिन मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैंने तो अपनी ही किस्मत को ठोकर मार दी है। जबकि उसके फादर भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं, लगता है कि मेरी बेटी वहां पर जाकर कोई जाल बुन रही है। वो इन दोनों जजेस का ध्यान भटका रही है ताकि वो मिन के बारे में गलत फैसला करे। मास्टर वो सोच रहे होते हैं,
जीई मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, इसी वजह से तो हमने अपने बच्चों की शादी तय की थी। लेकिन उसके मरने के बाद मैंने उसके बच्चे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, मैंने उस बच्चे की जरा भी केयर नहीं की। हालांकि जी फैमिली वाले उससे बहुत ज्यादा बुली करते थे। इसी वजह से तो हमने अपने बच्चों की शादी तय की थी, लेकिन उसके मरने के बाद मैंने उसके बच्चे की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया, मैंने उस बच्चे की जरा भी केयर नहीं की। हालांकि जी फैमिली वाले उसे बहुत ज्यादा बुली करते थे, लेकिन मैं सिर्फ साइड पर खड़ा होकर ये सब कुछ देखता रहा। ये लड़का भी मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करता है और उसका मुझसे नफरत करना जायज भी है, लेकिन साथ ही मास्टर वू कहती हैं अगर मिंग मर जाता है तो इससे दोनों फैमिलीज को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जी फैमिली को भी और वू फैमिली को भी। नेक्स्ट सीन फिर से एरिना का दिखाया जाता है, जहां पर जिंग अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ एरिना के सेंटर में आ जाता है, जबकि मिंग उसके सामने खड़ा होता है। जिंग उसे गाली देते हुए कहता है तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और साथ ही हमें 6 महीने पहले का एक सीन दिखाया जाता है। ये सीन उस वक्त का है जब मिंग की मेरिडियंस को कट किया गया था। जिंग मिंग के पास आता है और अपने साथियों से कहता है आगे बढ़ो और इसे पकड़ लो, और वो सारे आगे बढ़कर मिंग को पकड़ लेते हैं। जिंग अपने हाथ पर अपनी की पावर को रिलीज करते हुए उसे कहता है मेरे छोटे भाई, क्या तुमने कभी इस बारे में सुना है? शानी कहते हैं जीनियस लोग इस दुनिया में ज्यादा अरसा तक जिंदा नहीं रह सकते, और तुम भी एक जीनियस हो। मिंग उसे कहता है हम दोनों भाई हैं, हम दोनों कजिन्स हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। लेकिन शिंग उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी से एक बड़ा सा एक्स बनाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है इस बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हम दोनों कजिन्स हैं, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों दुश्मन नहीं हैं। लेकिन जिंग उसकी बात नहीं सुनता और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए अपनी एनर्जी से एक बड़ा सा एक्स बनाता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है इस बारे में तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, ये तुम्हारी सारी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सीक्रेट रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और यही वो वक्त था जब जिंग ने अपनी एक्स की पावर को यूज करते हुए उसके मेरिडियंस को कट कर दिया था, जिसके बाद से उसे कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमारी स्टोरी यहीं से फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, वहीं पर अरीना के सेंटर में, जहां पर मिंग और जिंग एक दूसरे से फाइट करने के लिए आमने सामने हैं। जिंग अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपनी एनर्जी की मदद से फिर से बड़ा सा एक्स बना लेता है। जिंग मिंग से कहता है क्या तुम्हें याद है कि उस दिन मैंने कौन सी टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारी सारी मेरिडियंस को कट किया था? आज फिर से मैं उसी टेक्निक को यूज करने वाला हूं, लेकिन आज के दिन मेरी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है। मिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में होता और उसे कहता है मैं उस दिन को कभी भी नहीं भूलूंगा और न ही उस स्पेशल टेक्निक को जो तुमने मेरे ऊपर यूज की थी। देखने वाली सारी जनता जिंग के नाम के नारे लगा रहे होते हैं और उसे कहते हैं ब्रदर जिंग जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को मार डालो, इस लड़के ने और उसके बाप ने हमारी फैमिलीज का नाम खराब किया है। जिंग अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए एक बड़ा सा एक्स बना लेता है और उसकी स्पेशल मूव का नाम घोस्ट X2 क्रैक होता है और वो अपनी एनर्जी से बने हुए बड़े से एक्स के साथ मिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन अपना अटैक कर लेने के बाद जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो सामने मिंग नहीं होता, जबकि मिंग उसके पीछे खड़ा होता है। मिंग उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते? अपनी पावर्स को रिलीज करता हुआ एरिना के सेंटर में आ जाता है, जबकि मिंग उसके सामने खड़ा होता है। जिंग उसे गाली देते हुए कहता है तुम बहुत बड़े कमीने हो, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। मिंग उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने एक बार तुम्हारी मेरिडियंस को कट किया था, मैं दोबारा भी ऐसा कर सकता हूँ। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। इस बार वो अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है और दोनों हाथों से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए डबल एक्स बना लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन मिंग फिर से उसके अटैक्स को डॉच कर लेता है। मिंग क्योंकि यहाँ पर अपने फ्लैश स्टेप मूव को यूज कर रहा है, इसलिए उसकी स्पीड काफी ज्यादा है। वो बार बार उसके अटैक्स को डॉच कर रहा होता है, जबकि जिंग भी बार बार अपने एक्सेस के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। जिंग के ग्रैंडपा भी ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं और वो भी ये समझ जाते हैं अब जिंग के लिए इस फाइट में कुछ भी नहीं बचा। पे मिंग उसके अटैक्स को बहुत ही आसानी से डॉच किया जा रहा है, लेकिन जिंग के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा। बहुत ही जल्दी उसकी मेडिसिन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा और उसकी मेरिडियंस कट हो जाएंगी और वो जिंदगी में दोबारा कभी भी अपनी बॉडी को कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। जबकि जिंग के डैड भी इस बात को अच्छी तरह समझ जाते हैं और बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो मेरे बेटे के साथ बहुत ही बुरा हुआ है, मेरा बेटा बहुत ही जल्दी अपनी कल्टीवेशन को खो देगा। जिंग के डैड और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं मैंने तो इतना सोची ही नहीं थी कि मिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। अब जबकि मिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, अगर इसे पता चल गया कि इसके मॉम डैड के साथ क्या हुआ था और इसने मुझसे बदला लेने की ठान ली तो फिर मेरा क्या होगा? ये लड़का तो मुझे मार डालेगा। दोनों जज भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जज होंग कहता है ब्रदर जरा गौर से देखो, ये लड़का जो फुटवर्क्स को यूज कर रहा है ये वाली टेक्निक तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा है। दूसरा जज उसे कहता है हाँ तुम्हारी नजर बहुत ज्यादा तेज है, इस लड़के के पास जो फुटवर्क टेक्निक है वो तो हमारी रेड सन सेक्टर की मीटियोर फुटवर्क टेक्निक से भी ज्यादा बेहतर है। मेरी तो इस लड़के में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, इस लड़के के पास बहुत सारी स्पेशल ट्रिक्स हैं। जहांग उसे कहता है इस लड़के के पास तो बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, मैं नहीं चाहता कि ये लड़का इस फाइट में हार जाए। अभी तो मुझे देखना है कि इसके पास और कौन कौन सी स्पेशल स्किल्स हैं।
नेक्स्ट सीन फिर से इरिना के सेंटर का दिखाया जाता है। जिंग अभी भी मिंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और मिंग उसके अटैक्स को डच कर रहा होता है। देखने वाले भी चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, मिंग तुम तो वाकई में एक लूजर बन चुके हो। अगर तुम एक मर्द हो तो बार बार डच करना बंद करो और उसके अटैक्स को डायरेक्टली फेस करके दिखाओ। तुम कितनी ही देर से इसके अटैक्स को सिर्फ डच किए जा रहे हो। चलो अब जल्दी करो, हमें एक रियल फाइट देखनी है। जबकि जिंग अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। उसकी आंखें अभी फटने वाली हैं, मतलब कि सच्ची की फटने वाली नहीं है, बस ऐसा लग रहा है जैसे वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है। यांग मिंग से कहता है, ये सारे लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम कितनी देर से मेरे अटैक्स को डॉज किए जा रहे हो? अगर तुम वाकई में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो फिर मेरे एक अटैक को बर्दाश्त करके दिखाओ। जैंग उसके ऊपर अटैक करता है। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, और वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। दोनों के अटैक्स के आपस में टकराने की वजह से एक जबरदस्त एनर्जी सर्ज निकलता है। लेकिन जैसे ही वहां से धुआं हटता है तो जैंग को दिखाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है क्योंकि मिंग ने उसके हाथ को पकड़ लिया होता है। मिंग हंसते हुए उससे कहता है, तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे अटैक को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकता, मैंने तो तुम्हारे अटैक को रोक लिया। अब बताओ अब क्या करना है? देखने वाले भी सारे बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मिंग ने मास्टर जैंग के अटैक को अपने सिर्फ एक ही हाथ से रोक लिया, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। मिंग तो एक लूजर था। मिंग अपने हाथ पे अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए जैंग से कहता है, तुमने मुझे एक पंच मारा था, तुम्हारा एक पंच मेरे ऊपर उधार है। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा उधार चुकाई देता हूँ। और साथ ही वो अपने हाथ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसके पेट में एक जबरदस्त घूसा मारता है, जिसकी वजह से जिंग के मुंह से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है और जिंग बेचारा पीछे दीवार के साथ जाके गिरता है। और गिरने के साथ ही उसका टाइम लिमिट भी खत्म हो जाता है, यानी कि उसने जो रे पील खाई थी उसका टाइम खत्म हो जाता है। उसी वक्त उसके फादर भी नीचे जंप करके आ जाते हैं और आके अपने बेटे के पास बैठ जाते हैं। जिंग हारने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने डैड से कहता है, डैड इस कमीने ने मुझे हरा दिया और उसको हराने के चक्कर में मैंने अपनी मेरिडियंस को भी बर्बाद कर लिया है। अब मैं कभी भी जिंदगी में कल्टीवेट नहीं कर सकता। इस लड़के की वजह से मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और साथ ही जिंग रोना शुरू कर देता है और कहता है, मैं इस हार को मानने को तैयार नहीं हूँ। मिंग उसे कहता है, मुझे पता है कि जब तुम अरीना में दाखिल हुए थे तुम्हारा इरादा यही था कि तुम इस फाइटिंग के दौरान मुझे मार डालोगे, लेकिन तुमने मुझे मारने के चक्कर में अपनी ही बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और यहीं पर हमारे एपिसोड 8 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।